Press the bell icon on the YouTube app and never miss अभी जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी का एक तरह से पोस्टमार्टम ही कर रहे थे, तो उसमें हम लोग डेमोक्रेसी के डिमेरिट्स का डिस्कशन कर रहे थे। तो आइए कुछ डेमोक्रेसी के सद्गुणों का यानी मेरिट्स की भी चर्चा कर रहे हैं, यानी कि कुछ आर्गुमेंट्स जो कि डेमोक्रेसी के समर्थन में दिए गए हैं, लोकतंत्र के समर्थन में। स्टार्ट करते हैं पहले वाले से। इट इज कंसीडर्ड मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इसको मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट माना जाता है। अकाउंटेबल का मतलब यानी यहाँ सारे लोगों के अकाउंट में जबरदस्त पैसा हो जाएगा, जनता को अकाउंट में पैसा खूब मिलने वाला है, जिसको अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। जनधन खाता से यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड किया जाएगा। नहीं, अकाउंटेबल शब्द का मतलब होता है जिम्मेदार, जवाबदेह, यानी कि जवाबदेही यहाँ पे होती है सरकार की। अगर सरकार कोई कदम उठाती है जिससे कोई लॉस होता है, तो जनता को, मीडिया को, अपोजिशन को उनसे सवाल पूछने का अधिकार होता है, जिसके कारण सरकार एक तरह से एक बैलेंस कायम रखती है। क्योंकि डेमोक्रेसी का केवल ये मतलब नहीं कि जनता वोट दे दे और सरकार के दिल में जो आए वो कर ले, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है इन कंपैरिजन टू अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। और अदर फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट, मोनार्की है या डिक्टेटरशिप में, उसमें उसको जनता को जवाब देना ही नहीं है। क्यों नहीं जवाब देना है? क्योंकि जनता ने उसको चुना ही नहीं, वो तो खुद बना है। किसी राजा के परिवार में जन्मा था इसलिए वो राजा बन गया, तो उसको जनता को जवाब देना ही नहीं है, तो वो अपनी मर्जी से काम चलाएगा। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता को जवाब देना है, इसलिए उसको एक जनता के बारे को जो है एक जवाबदेही तय करनी पड़ती है और उस हिसाब से ही काम करना पड़ता है, वरना अगली बार जनता अपना मुंह फेर लेगी, और जनता जब मुंह फेर लेगी तो हालत खराब। अब देखिए कि इसका एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चाइना में 1958 से 61 के बीच में एक फेमाइन आया था, यानी कि अकाल पड़ा था, लाखों लोगों का वहां मृत्यु हो गया। और ठीक उसी टाइम भारत में भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन इंडिया में कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। अब सवाल ये होता है कि क्या उस समय का भारत चाइना से ज्यादा आर्थिक रूप से मजबूत था, पैसा बहुत ज्यादा था यहाँ? नहीं, इंडिया से ज्यादा चाइना मजबूत था। अब इकोनॉमिस्ट लोग, सोशल साइंटिस्ट लोग कहते हैं क्योंकि चाइना में अपोजिशन नाम की कोई चीज थी नहीं, अभी भी नहीं है। वहां एक सिंगल पार्टी सिस्टम है, यानी अगर आपको इलेक्शन लड़ना है तो एक ही पार्टी से बिलोंग करना पड़ेगा, जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो जब वहां विरोध करने वाले कोई है ही नहीं, तो सरकार में कोई प्रेशर ही नहीं, तो सरकार नेग्लिजिबल तरीके से काम करती है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा देखा जाए, भारत में अपोजिशन पार्टी है, यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो सरकार एक दबाव में रहती है, और इस कारण उन्होंने पर्याप्त कदम उठाए थे ताकि यहाँ पे फेमाइन से कोई लॉस नहीं हुआ। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। दूसरी बात क्या है कि इट इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी तो हम लोग पिछले, जब हम डेमोक्रेसी की बुराई कर रहे थे, उसके खिलाफ आर्गुमेंट दे रहे थे, तो हमने ये बात कही थी कि यहाँ पे डिसीजन, निर्णय बहुत लेट में होता है। ये बात सही भी है, लेकिन यहाँ क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको देखने को मिलेगा, यानी देर आए दुरुस्त आए, जल्दी का शैतान का, ये मुहावरा यहाँ पे चलता है। कैसे डिसीजन मेकिंग का क्वालिटी इंप्रूव होता है? इमेजिन कीजिए कोई डिसीजन लेना है और उसके लिए कई मुंडी सर जुड़ा के बैठे हैं, कई लोग एक साथ बैठे हैं, तो अगर किसी ने एक बात कही, अगर उसमें जरा सी भी गलती होगी तो बाकी लोग उस गलती को पॉइंट आउट करेंगे और फाइनली एक बेहतर डिसीजन निकल के आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप किसी लड़के के बारे में उसके गार्जियन को डिसीजन कर रहे हैं कि ये क्या करने वाला है, पापा ने कुछ कहा, अंकल ने कुछ कहा, किसी और ने कुछ कहा, उसने खुद कुछ और कहा, तो फाइनली एक डिसीजन जो मिल के आया वो ज्यादा क्वालिटी वाला डिसीजन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आगे की बात है कि ये एक मेथड प्रोवाइड करता है जिससे डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर किया जा सके। देखिए आप सारे लोग जानते हैं कि दुनिया में डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स है,
भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ तो बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, हर तरह के डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, खाने से, कपड़े से लेकर धर्म, जाति, भाषा तक डिफरेंसेस है। अब इतना डिफरेंसेस है तो तनातनी होने का चांसेस तो रहता ही है। अब अगर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा? जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी वहां जिसके पास पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और सरकार केवल उन्हीं लोग का समर्थन करेगी जो ज्यादा संख्या में या ज्यादा पावर में। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में कोई भी परमानेंट विनर या परमानेंट लूजर नहीं है। आज कोई अगर ऐसा कर रहा तो कल उसका हिसाब देना होगा। और डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दुनिया भर की ऐसी संस्थाएं का निर्माण किया जाता है ताकि लोगों के बीच में, कम्युनिटीज के बीच में, स्टेट्स के बीच में किसी भी तरह का डिफरेंसेस या लड़ाई झगड़ा का सिचुएशन क्रिएट नहीं। आगे की बात है कि इट enhances the dignity of the citizen। डिग्निटी का मतलब आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो कैसे बढ़ाता है डिग्निटी? किसी भी इंसान का कैसे बढ़ता है? उसको वैल्यू देकर, वैसा वैल्यू जिसका वो लायक है, जिसके वो लायक है। एग्जाम्पल के तौर पे डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर एक को, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो जाहिल हो, सब किसी को वोट देने का राइट है। सबके वोट का वैल्यू एक है। क्या ऐसा है कि अगर आप रिक्शा चलाते हैं तो आपका वोट का वैल्यू एक है, और आप रिक्शा नहीं चलाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, आप कार चलाते हैं तो आपका वोट का वैल्यू 2 है? ऐसा सिस्टम नहीं। Here everybody has got the equal right to vote। तो इससे क्या हुआ कि लोगों का डिग्निटी जो है एक इनहैंस होता है, उनको अपनी बात करने का भी अधिकार है। और डेमोक्रेटिकली कंट्री में जो भी डेमोक्रेसी होती है, जो भी ऐसी कंट्री होती है जो डेमोक्रेटिकली रन होती है, वहां संविधान होगा, और संविधान में लोगों को फंडामेंटल राइट्स, उनके बुनियादी अधिकार की रक्षा करने का ध्यान दिया जाता है। आगे की लास्ट बात है कि यहाँ पे गलतियां तो, इंसान गलतियों का पुतला है, तो यहाँ पे गलतियां आपको देखने को मिलेगी। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। लेकिन डेमोक्रेसी में अपनी गलतियों को सुधारने का एक मौका भी मिलता है। क्या मतलब है इसका? अगर नेता साहब ने, अगर कोई सरकार ने कोई गलती की है, जनता इस पर डिस्कशन कर सकती है, मीडिया पर डिस्कशन होगा, सोशल मीडिया पर डिस्कशन हो सकता है। आज के दौर में उस पर चर्चा चलेगी, उस पर वाद विवाद चलेगा। और अब रूलर के पास 2 ऑप्शन, या तो रूलर माफी मांगे, अपना डिसीजन चेंज करे, या जनता रूलर को चेंज कर देगी। समझ रहे? जैसे जनता के साथ रूलर ने बेईमानी की तो जनता भी ईमानदारी से उनको टाटा बाय बाय अलविदा कह देगी। ये है आपका डेमोक्रेसी का आर्गुमेंट। और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट जो इसमें लिखा हुआ भी नहीं है वो ये है कि आप भारत में रहते हैं, आप किताब पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आप भारत के किसी राज्य में रहते होंगे। अगर नहीं भी रहते हैं तो आप भारत में जो चल रही है एनसीईआरटी किताब उसको पढ़ रहे हैं, और उस किताब में ये लिखा हुआ है डेमोक्रेसी की बुराई, जो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो समझिए कि एक डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की बुराई उसकी सरकार के द्वारा एनसीईआरटी बुक में ये पब्लिश की जा सकती है। आपको ये बात समझ में आ रही है कि डेमोक्रेसी में आप डेमोक्रेसी की भी बुराई कर सकते हैं, लेकिन मोनार्की में मोनार्की या किंग की बुराई कीजिएगा आज, और कल का सूरज शायद आप देख पाए या ना देख पाए, इस बात की संभावना बहुत ही कम है कि आप देख पाएंगे। तो डेमोक्रेसी का मतलब कि हियर यू एवन कैन क्रिटिसाइज द डेमोक्रेसी। लास्ट टॉपिक है कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। जब से हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो क्या ये सिर्फ सरकार तक सीमित है या इसका और भी मीनिंग होता है? तो ये सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जान लें कि जो भारत है ये दुनिया के ज्यादातर कंट्रीज में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिलती है। क्या मतलब हुआ? यानी कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो रूल करते हैं, कानून बनाते हैं। अब मन में प्रश्न उठ सकता है कि हम लोग अपने ही सब कुछ क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहां हम सब गैदर हो और कानून बना ले। ऐसा पॉसिबल नहीं कि सबके पास टाइम हो। मान लीजिए कि हमने जगह का इंतजाम भी कर लिया,
जगह का प्रबंध हो गया, सारे के सारे लोग जमा भी हो गए, लेकिन क्या आप कह सकते हैं कि सबके अंदर ये इंटेलिजेंस, ये क्वालिटी, डिसीजन मेकिंग स्किल होगा कि देश को कैसे चलाना है वो संभाल सके? पॉसिबल नहीं है लोगों के पास, कि ना टाइम है, ना स्किल है, ना पॉसिबल है। तो इसलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है जो डेमोक्रेसी में सरकार चलाते हैं, जनता की ओर से रूल करते हैं। आगे की बात है कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट का नाम नहीं है, इसका और भी एप्लीकेशन है। डेमोक्रेसी आपको घर में भी होनी चाहिए, घर में भी अलग अलग लोगों के राय को अहमियत दी जानी चाहिए। कंपनीज की बात की तो कंपनी के एम्प्लॉय को भी अपनी बात कहने का हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। स्कूल की बात की है, स्कूल कैसा डेमोक्रेसी, क्लास भी डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। कैसे? मान लीजिए कोई टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आया, आप खड़े हुए, सर प्लीज एक्सप्लेन दिस टॉपिक। सर बोलेंगे बेटा बेटा सर तुमको बैठा दिया मार पीट के, थोड़ा चेहरा खूबसूरत करके, तुम्हारे चेहरे पे एक केमिकल रिएक्शन भी हुआ, तुम्हारे चेहरे का रंग बिल्कुल सेब की तरह लाल भी हो गया, तो ये जो है नॉन डेमोक्रेटिक हो गई। और एक दूसरा कि जब तुमने सवाल किया तो सर ने तुम्हारे सवाल का रिस्पेक्टफुली आंसर दिया और तुम्हें सेटिस्फाई करने का हर संभव प्रयास किया, बशर्ते कि उस सवाल को पूछने के लिए पूछ रहे हो, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं पूछ रहे हो। तो स्कूल में भी डेमोक्रेटिकली होनी चाहिए, उसको ही बच्चे पसंद करते हैं। ठीक पॉलिटिकल पार्टी भी ऐसे ही होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जो टॉप लीडर है उनका बेटा ही पार्टी का लीडर ना बन जाए, बल्कि आम जो नेता उस पार्टी का जिसके अंदर ज्यादा टैलेंट है उसको भी वहां का नेता बनने का संभावना, चांस मिलना चाहिए, और साथ साथ में उसको भी अपनी बात रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये है डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग, व्हेन इट कैन बी अप्लाइड इनटू डिफरेंट कॉर्नर्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। तो सबसे लास्ट में एक बात हम लोग कहना चाहेंगे, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि डेमोक्रेटिक डिसीजन किसे कहते हैं? तो डेमोक्रेटिक डिसीजन उस डिसीजन को कहते हैं जिसमें लोगों की राय ली जाए, कंसल्ट किया जाए, उनसे सलाह मशवरा लिया जाए, सुझाव लिया जाए, और फिर कोई बात पे पहुंचा जाए, फाइनल बात पे, उसे डेमोक्रेटिक डिसीजन कहते हैं। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने डेमोक्रेसी का डेफिनेशन, उसके फीचर्स, उसका आर्गुमेंट, सपोर्ट और अगेंस्ट, और फाइनली ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ा। अगर आपको कोई भी तरह की डाउट्स हो, कोई कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि इस टॉपिक का मैंने नोट्स हमारे ब्लॉग पे अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करिए।